हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूँ विजन पीटी 365 फॉर इकोनॉमी और उसका टॉपिक नंबर 4 यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर्स। और इसमें हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है टॉपिक 4.1 यानी कि इंडियाज ट्रेडिंग रेजिम। तो इसको हम समझते हैं क्या कुछ चेंजेज हुए हैं, कैसे भी टाइम डेवलपमेंट्स हुए हैं और न्यूज में रहने की वजह क्या है। तो एक रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है दैट इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ टॉप 10 कॉमर्स पार्टनर्स। तो इस वजह से ये न्यूज में है कि इंडिया का क्या है कि ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, यानी कि जो हमारा उनके साथ व्यापार है उसमें घाटा है, यानी कि हम एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं और उसके तुलना में इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये ट्रेड का डेफिसिट कहलाता है। और जो हमारे टॉप 10 कह लें कि कॉमर्स पार्टनर्स हैं उनमें 9 के साथ हम व्यापार घाटे में हैं। तो ये एक दुख की बात है। और थोड़ा सा हम समझते हैं इंडिया का क्या ट्रेंड है ग्लोबल मार्केट में। तो देखिए, तो जो इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रही है वहां पर ग्रोथ दिखी है। और वो ग्रोथ रही है 331 बिलियन यूएस डॉलर्स का 2018-19 में। और जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो लेस देन 2% रहा 2018 के। ये मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उससे पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर मात्र 1.7% है। आप समझिए कि हम जो है दुनिया में 7वें पोजीशन पर आते हैं एरिया वाइज। इसी तरीके से आबादी में दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन जब बात आती है ग्लोबल ट्रेड की तो वहां पर हमारा शेयर 2% भी नहीं है, लेस देन 2% है। तो ये थोड़ा अजीब है, जबकि पॉपुलेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 16 to 17% के बीच का है। और अभी के लिए अगर देखें तो 70% ऑफ इंडियाज ट्रेड हैज बीन डोमिनेटेड बाय 5 स्टेट्स। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है हमारा ट्रेड। यहाँ पे जो ट्रेड है वो बस 5 राज्य जो है वो 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोस्टल स्टेट्स में आप देख लीजिए, आपको नजर आता है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और ये एक तेलंगाना। तेलंगाना कोस्टल नहीं है, बाकी ये जो 4 है वो कोस्टल स्टेट्स है। तो यही शेयर रहा और ये 5 राज्य अकेले 50% से भी ज्यादा यानी कि 70% एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट मोर फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स देन इट एक्सपोर्ट। ओके। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उससे हम सरप्लस में हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, यहाँ हम ट्रेड सरप्लस में हैं। यानी यहाँ एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और चाइना को सरपास करके यूएस जो है वो हमारा लार्जेस्ट कह लें कि ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर की बात हो रही है 19-20 में, यानी 2018-19 का वो दौर था जब यूएस ने सरपास किया था चाइना को टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। एंड चाइना वाज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर सिंस 2013-14 टिल 2017-18। तो ये 5 वर्षों के बाद चाइना को यूएस ने रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ जो स्टेप्स जो कि 2016 के बाद सरकार ने या सरकारों के तरफ से लिए गए हैं ताकि प्रमोट किया जा सके एक्सटर्नल ट्रेड को। और इसमें एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट कह सकते हैं, एक मेजर कह सकते हैं, वो ये है कि अब मिड टर्म रिव्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के लिए। और ये कंडक्ट किया गया था 2017 में, यानी 5 वर्षों का है। तो एक मध्यकाल में 2 साल बीतने के बाद हम एक मिड टर्म रिव्यू करते हैं अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। दूसरा ये है कि एक नई लॉजिस्टिक डिवीजन जो है वो स्टेब्लिश की गई डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि ठीक है नई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की तो बात की जाती है डिवीजन की, लेकिन वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक आप देखेंगे कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम जिसको टाइज कहते हैं ये भी लॉन्च किया गया 2017 में। यानी ये ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन या कह लें कि ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू मिटिगेट द डिसएडवांटेज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं पर काफी महंगे हो जाते हैं, तो वहां पहुंचते हैं तो और महंगे हो जाते हैं।
तो इस चीज को रोकने के लिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है और मार्केटिंग में जो भी असिस्टेंस दिया जा सके, ताकि हम बेहतर तरीके से कह लें कि वर्ल्ड ट्रेड को कैप्चर कर सकें, इसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और चीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप की गई और कह लें कि इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया स्कीम। विद टाइम ये और बढ़िया ही होता जाएगा। अब हम देखते हैं इंडिया के जो रिसेंट सीएडी सरप्लसेज हैं। तो सीएडी का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। यहां पर मैं जरा आपको पहले ये समझा देता हूं टर्म होता क्या है, तब आपके लिए समझना आसान होगा। तो जो भी हमारा दो देशों के बीच में रुपए का आदान प्रदान होता है, यानी हमारे देश से कुछ पैसा बाहर जा रहा है और बाहर का कुछ पैसा हमारे देश में आ रहा है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से हो सकता है, सर्विसेज की वजह से हो सकता है। जैसे हमारे देश के लोग हैं गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर नौकरी चाकरी करते हैं और फिर अपने परिवार को पैसा रेमिटेंस में भेज रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि हमें लोन की जरूरत है या यहाँ की किसी प्राइवेट कंपनी को लोन की जरूरत है और वो किसी विदेशी कंपनी से या विदेशी एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से वो पैसा लेकर आते हैं या हमारी सरकारें लोन में पैसा ला रही हैं। तो जो भी हमारे देश में पैसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो प्लस में हम अपने बैलेंस शीट में मेंटेन करेंगे, और जो हमारे देश से पैसा जा रहा है वो कहेंगे कि ये माइनस में है। जैसे कि आप सोना या पेट्रोल खरीदते हैं, उसके बदले आपको पैसा देना होता है, तो माइनस हो गया। तो जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले आपको प्लस होगा, जितना आप इंपोर्ट करेंगे तो ये होगा माइनस में। अब देखिए इसको हम लोग जब समझते हैं तो एक समझते हैं शॉर्ट टर्म मनी और एक लॉन्ग टर्म, यानी अगर एक साल से कम का या ये ऐसे छोटे मोटे खुदरे जिनको ट्रांजैक्शंस कहते हैं तो उनको हम करंट अकाउंट के अंतर्गत देखते हैं। और जो हमारा ये कह लें कि बल्क में पैसा है और यहाँ पे पूंजी के तौर पर हम लाते हैं विदेशों से, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो एनआरआई के जो यहाँ पर डिपॉजिट्स वगैरह हैं, तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ा चंक है और इसको कहते हैं कि ये पूंजी है, पूंजी वाला खाता है, कैपिटल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझ गए। तो करंट अकाउंट में हम सरप्लस में रहते हैं, लेकिन सॉरी, जब कैपिटल अकाउंट की बात होती है तो हम सरप्लस में होते हैं, लेकिन जो ये करंट अकाउंट है यहाँ पर हम कई बार घाटे में होते हैं, या कई बार क्या अक्सर घाटे में रहते हैं। और उसकी वजह बहुत साफ है कि हमें पैसा जो है वो बहुत ज्यादा पेट्रोलियम पर खर्च करना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये हम डेफिसिट में है करंट अकाउंट में, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, तो ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये मूल बात है। अब आप समझ गए, इतना काफी है समझ जाना। तो अब हम यहाँ पर इंडिया के जो रिसेंट सीएडी सरप्लस है उसको समझते हैं। तो इंडिया की जो रिपोर्ट है, या इंडिया में रिपोर्ट किया गया करंट अकाउंट सरप्लस फॉर सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर एट 3.9% ऑफ जीडीपी इन अप्रैल जून 2020, यानी ये दूसरी बार ऐसा होता है कि इंडिया ने रिपोर्ट किया करंट अकाउंट में सरप्लस। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि करंट अकाउंट में अक्सर घाटे में इंडिया रहता है क्योंकि हम बाहर से बहुत ज्यादा तेल वगैरह मंगाते हैं, लेकिन ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टर में, यानी हर तिमाही को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो 2 क्वार्टर से ऐसा हो रहा है कि हम सरप्लस में है, ये अपने आप में थोड़ा अलग है। ओके, इससे पहले इंडिया का जो करंट अकाउंट जो पॉजिटिव हुआ था, जो सरप्लस हुआ था, वो हुआ था मार्च का क्वार्टर था 2006-7, यानी आज से 13-14 साल पहले की कहानी है। और पूरे साल के लिए करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रहा है पूरे 3 साल के लिए, 2001-2 से लेकर 2003-4 के बीच में। उस समय बिल्कुल अलग स्थितियां थी, उस समय चाइना इतना बड़ा जेंट नहीं हुआ करता था, थोड़ी अलग सरकमस्टांसेस थी। और अभी जो सरप्लस हुआ है उसका वजह क्या है? जो ये 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हम सरप्लस हैं, तो अभी हमारा इंपोर्ट घट गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, सामान मंगाते हैं, उसके बदले अपना पैसा दे रहे हैं दूसरे को। लेकिन क्या हो रहा है, अभी इंपोर्ट घट गया है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, $10 बिलियन का जो मर्चेंडाइज का हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे वो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान नहीं कर पाए, और इस वजह से जो है हम सरप्लस में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आउट ऑफ ब्लू ऐसा पिछले 6 महीना में एक्सपोर्ट कर दिया और बहुत पैसा हम लाए, तो ऐसे सरप्लस नहीं हुए हैं। आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, आपको रियल जो वजह है वो समझ आनी चाहिए। डिक्लाइन इन इंपोर्ट ड्यू टू लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेज, लैग इन डोमेस्टिक डिमांड एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। तो आपको पता है पहले से कम ट्रांसपोर्टें चल रही हैं, रेलवे का
जो परिचालन है वो भी कम हो गया है। इंटरनेशनल जो तेल का कंपनी हैं वो सब को तेल अब सस्ता करना पड़ा इस कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। तो तेल सस्ता हुआ तो हमारे लिए फायदेमंद हो गया कि अब तेल लाने में उतना पैसा नहीं जाएगा, प्लस में गाड़ियां कम चल रही हैं तो तेल वैसे भी कम खपत होगा, कंपनियां कम चल रही हैं, वहां पे भी तेल का खर्चा कम हो रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंपोर्ट है इस कोविड-19 क्राइसिस में वो कम हो गया है और इसके वजह से हम करेंट अकाउंट सरप्लस में आ गए हैं। तो ये ऐसा इस कोविड-19 के दौरान हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब आगे ये भी कहा गया है इट विल अलाउ आरबीआई टू बिल्ड अ स्टॉक पाइल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास एडिशनल पैसा होगा उससे क्या है, आरबीआई एक फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको वो बढ़ा पाएगी, उसको मोटा कर पाएगी। अब देखिए अगर कहीं पर फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़िया मेंटेन रहता है, अच्छा खासा उसमें पैसा रहता है, वो वही बात हुई कि अगर आपके घर में या आपके बैंक खाते में पैसा अच्छा खासा रहता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी में, तो आप बड़े मतलब ऐसे कहते हैं कि अंदर से मजबूत महसूस करते हैं कि अच्छा कुछ होगा तो देख लेंगे, बीमार भी पड़ गया तो क्या, पैसे तो हैं। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसका दोनों जेब खाली हो, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हो, और वो व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है या वो बीमार नहीं पड़ा है, वो इस बात को अगर सोचे कि मैं कल को बीमार पड़ जाऊं तो मेरा इलाज कहाँ से होगा, तो ये कितनी अजीब बात होगी। तो इसी तरीके का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है अगर आपके पास पाइल अप होता है फॉरेक्स रिजर्व्स का। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए इस लाइन को एक बार रिपीट कर देते हैं। इट विल अलाउ आरबीआई टू बिल्ड इट्स स्टॉक पाइल फॉर of forex reserves, which is critical for maintaining financial and external sectors stability and boost economic growth as country provide enough capital to play for डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब जो ये पैसा है ये बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो ये पैसा हमारे ही लोगों के द्वारा यूज किया जाएगा, देश के अंदर यूज किया जाएगा, प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो और हमारी मजबूत होगी। अब देख लीजिए जो हमारी कंट्री की फॉरेन रिजर्व है जिसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, तो ये रिजर्व जो है क्रॉस करती है 500 बिलियन डॉलर के मार्क को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऐसे आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितनी की है, तो 500 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स की है, लेकिन उस मार्क को ये क्रॉस कर चुका है, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ भारत के संदर्भ में। जो ये फॉरेक्स रिजर्व है इसमें क्या कुछ आता है, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक खास तरीके की अपनी मुद्रा है जो आईएमएफ की है, उसको कहते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये भी आता है, इसमें करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आता है, और साथ ही साथ जो रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ में वो सब इंक्लूडेड होता है। ओके, तो ये कुछ एक पार्ट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉरेक्स रिजर्व को। अब आपके सामने ये ऊपर एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है और लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। समझ गए, इस बात को मैं आपको पहले समझा चुका हूं। इसमें दो आपको हिस्से नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो रहा ये करंट अकाउंट रहा, और यहाँ पर इस साइड में आप देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट रहा। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में आप समझ गए। करंट अकाउंट क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री के करंट ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को। जबकि कैपिटल है ये रिप्रेजेंट करता है नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल रिसीट। अब जो करंट अकाउंट है इसमें ट्रेड गैप, नेट करेंट ट्रांसफर, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब देखते हैं। लेकिन अगर यही कैपिटल अकाउंट है तो इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि इंडिया की जो टैरिफ प्रोफाइल है तो ये किसके द्वारा पहले रिलीज की जाती है, ये समझ लेते हैं। तो ये जो वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल है उसका एक हिस्सा है, और ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनसीटीएडी और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा। पहले आपसे ये सवाल अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल जो है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो आपको तीन बॉडीज के नाम बताने हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनसीटीएडी और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। अब उसमें वर्ल्ड में इंडिया आता है, तो इंडिया की जो टैरिफ प्रोफाइल है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नियरली 18% ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स came to India as of 2018 through ड्यूटी फ्री रूट। तो ये एक बात बताई गई कि ड्यूटी फ्री रूट से, यानी ड्यूटी यानी जहां चार्ज टैक्स ना देना पड़े, उस रूट से आप देखेंगे कि करीब 18% मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो भी इंडिया में आए हैं वो इस रूट से आए हैं।
दिस इज डिस्पाइट मच हायर एवरेज टैरिफ इन इंडिया कंपेयर टू अदर मेजर कंट्रीज। तो ये भी एक बात आपको समझ आनी चाहिए। जो इंडिया का शेयर है ऑफ बाइंडिंग कवरेज इज 74% और चाइना के लिए ये बाइंडिंग कवरेज 100% है। ये फिगर आप याद रख लीजिए। बाइंडिंग कवरेज जो होता है ये एक ब्रॉड इंडिकेटर है कंट्री का कमिटमेंट टू एस्टेब्लिश बाउंड रेट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड स्लोली रिड्यूस टैरिफ्स। यहाँ पर क्या होता है कि कोई कंट्री है वो इस तरीके के एक अग्रीमेंट में आ जाए और रेट तय कर ले, बाउंड रेट तय कर ले, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये 100% नहीं है, हम काफी पीछे हैं चाइना से। चाइना ने हर एक चीज के बारे में एक बाउंड रेट तय कर रखा है, इंडिया के लिए ये 74% है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है जो वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल है, वहां पर इंडिया का जो टैरिफ प्रोफाइल देखते हैं उससे हमें समझ आता है। अब देखिए यहाँ बॉक्स बना के बताया गया है कुछ रिलेटेड न्यूज आइटम और ये लिखा हुआ है कि इंडिया सीक्स टैरिफ रीनिगोशिएशन एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में ट्रेड को, कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है पहले वो कहलाती थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बाद में 1994 में उसको डब्ल्यूटीओ कहा जाने लगा। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में एक आपको ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी की तरह नहीं नजर आता है। यहाँ अक्सर क्लैश लगे रहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। यहाँ पर इंडिया कुछ अपने लिए रीनेगोशिएशंस कर रहा है रिगार्डिंग टैरिफ। ओके, तो इंडिया हैज प्रपोज टू रीनेगोशिएट बाउंड रेट्स। ये जो अभी ऊपर बाउंड रेट की बात कर रहे थे जो 74% है, तो यही बाउंड रेट्स के लिए या फिर कह लें कि अपर टैरिफ लिमिट के ऑन सर्टेन आइटम्स रिपोर्टेडली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एट डब्ल्यूटीओ। तो ये देख लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंडिया यहाँ पर रीनेगोशिएशन की बात करता है, अपर कैपिंग की बात करता है। Move comes at time when center has been encouraging domestic manufacturing in select sectors through a production linked incentive scheme। आपको पता है कि हमारे देश में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है और यहाँ पर अपने ही देश के अंदर अपने ही लोगों के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है। और अगर उस समय ऐसे कह लें कि विदेशी से सामान आते हैं तो वो हमारा जो अपना डेवलपमेंट है शायद वो फुलफिल ना हो पाए, यहाँ पर वो जो भी प्रोडक्शंस होंगे उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया फिर से निगोशिएशन कर रहा है, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कंट्रीज को कि वो रीनेगोशिएट कर सकते हैं बाउंड रेट्स को फॉर प्रोडक्ट्स विद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट इफ द कंट्री अप्लाइड और कंट्री टैरिफ इज अबाउट टू ब्रीच द बाउंड रेट। ठीक है, तो इस संदर्भ में जब किसी भी देश का अप्लाइड या फिर करंट टैरिफ जो है वो ब्रीच कर सकता है बाउंड रेट को, तो वहां पर कंट्री रीनेगोशिएट कर सकती हैं और जो कंट्री है उनको कंपेंसेट करना होता है टू रेज इट्स बाउंड रेट टू द एक्सपोर्टिंग कंट्री थ्रू नेगोशिएशंस। ओके, तो ये बात अगर आप समझ जाते हैं तब हम आगे चलते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि किस किस तरीके के टैरिफ्स होते हैं और यहाँ पर बाउंड रेट टैरिफ क्या है, थोड़ा और डिटेल में आप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स देके समझाया गया है कि बाउंड रेट जो है यानी कि कह लें कि बाउंड टैरिफ रेट जो होता है इसका मतलब हुआ मैक्सिमम एमएफएन टैरिफ, यानी एमएफएन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। आपने ये पाकिस्तान के संदर्भ में टर्म समझा होगा, जो ये टर्म सुनाई देता है उससे बिल्कुल अलग है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है वो सेम ट्रीटमेंट हम उस कंट्री को देंगे जो बाकी कंट्रीज को देते हैं। तो मैक्सिमम जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ लेवल होता है फॉर अ गिवन कमोडिटी लाइन, उसी को कहते हैं कि ये बाउंड टैरिफ रेट है। अब यहाँ पर एक ग्राफ की तरह दिखाकर उसमें चीजों को प्लॉट किया गया है और सबसे कम यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड फॉलोड बाय मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड, और यहाँ पर आता है टैरिफ रेट फॉर नॉन डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेफरेंशियल रेट है वो ये रेट होता है जिस पर कंट्रीज इंडिविजुअली अग्री करती हैं ट्रेड करने के लिए, अगर कुछ ब्लॉक कुछ ग्रुपिंग बना के इस तरीके से। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी हो गई, यहाँ पर जो टैरिफ रेट है उसका मतलब हो गया वो ऐसा रेट जिस पर कि कंट्रीज ट्रेड करते हैं डब्ल्यूटीओ के बाकी मेंबर्स के साथ।
और यहाँ के लिए तो कोई बात ही नहीं की गई है अलग से, आप समझ ही सकते हैं कि वो जो ऐसे देश जो WTO के मेंबर्स नहीं है और उनके साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका जो रेट होगा वो सबसे अधिक होगा। और आप देखिए इन दोनों से कहीं अधिक और मतलब कि प्रेफरेंशियल टैरिफ और मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ से कहीं ऊपर ये आपको नजर आ रहा है BTR लाइन, यानी कि बाउंड टैरिफ रेट। ओके, और भी यहाँ पर बॉक्स बना के कुछ बताने की बात की जा रही है और वो है इंडियाज एवरेज इंपोर्ट ड्यूटीज रिमेन अमोंग द हाईएस्ट। ठीक है, इस बात को ग्राफ से बताया गया है, इसमें आपको बहुत कुछ समझने के लिए है नहीं, लेकिन हाँ एक बार को आप इसे गो थ्रू हो सकते हैं, उससे आपको कुछ फायदा ही होगा। आगे बताया गया है बट इन की सेक्टर्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पुल्ड इन एज ऑफ 2018। तो यहाँ पर बताया गया है शेयर क्या है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स का अलग अलग कैटेगरीज में और एवरेज ड्यूटी जो चार्ज की गई है इंपोर्ट्स के ऊपर। तो आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है उसका शेयर करीब 30% का है, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी का 19% है, मैन्युफैक्चरर्स का 17 या 18% कह लीजिए, मिनरल एंड मेटल्स का 9.6% और अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का 1.4% है। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया। अब अगर एवरेज ड्यूटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर करीब ये 9.1% है, नॉन इलेक्ट्रिकल पर 8.1%, मैन्युफैक्चरर्स पर 11.1%, मिनरल्स एंड मेटल्स पर 11.2% और सबसे अधिक है अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये करीब है 29% के। तो इस बात को आप एक बार को ध्यान में रख लीजिए, ये अच्छा रहेगा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट में आप कितने तैयार हैं, एक्सपोर्ट में कितने काबिल हैं, इन चीजों के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है देश में, इस इंडेक्स से पता चलता है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, ये इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया है 2020 के लिए, तो यहाँ पर नाम निकल के आता है नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, और इन्होंने रिलीज किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI रिपोर्ट 2020। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, EPI जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, नीति आयोग इन कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, अब इस इंडेक्स के बारे में जरा समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक डेटा ड्रिवेन इफर्ट है जो आइडेंटिफाई करता है कोर एरिया क्रूशियल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एट सब नेशनल लेवल। ठीक है, ये उन कोर एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जो कि क्रूशियल है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और ये जो इंडेक्स है इसका प्राइमरी गोल है कि वो इनकलकेट करे कॉम्पिटिटिवनेस अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, कि जो राज्य हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो और वो इस तरीके की ट्रेड पॉलिसीज को लेकर आए, एक्सपोर्ट पॉलिसीज को लेकर आए जिससे कि ओवरऑल फायदा हो। साथ ही साथ जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको ईज किया जाए, आसान किया जाए, जो प्रमोट कर सके सब नेशनल प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ओके, और साथ ही साथ ये जो भी जरूरत की बात है, जो भी नेसेसरी इंफ्रा डेवलप करने की बात है एक्सपोर्ट के लिए, उसको ध्यान में लाया जाए, उस पर काम किया जाए। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करने में मदद करे जो भी स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक रिकमेंडेशंस है फॉर इंप्रूविंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, उन पर भी आपका फोकस होना चाहिए। यही सारी बातें की गई हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट में। आगे आप देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है ये एक प्रयास करता है कि एक ऐसा एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाए फॉर कंटिन्यूअल असेसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट रेडीनेस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इंटेंड्स टू सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। तो कौन कौन से पर्पस हैं कि जो भी रैंकिंग है हमारे स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का वो इंडेक्स के आधार पर हो। दूसरी बात ये हुई कि एग्जामिन करें हम जो भी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस और परफॉर्मेंस है राज्यों का। अगली ये बात है कि आइडेंटिफाई करें क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ मौका है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ ही साथ ये इनहेंस करें यानी कि बेहतर करें जो भी इफेक्टिवनेस है गवर्नेंस के पॉलिसीज के, जो भी सरकारों की नीतियां हैं वहां पर कुछ बढ़िया किया जा सके एक्सपोर्ट को लेकर, तो उस पर काम किया जाए। और आप देखेंगे कि ये जो EPI है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ये 4 पिलर पर काम करता है और इसमें टोटल 11 सब पिलर हैं। मेरे पीछे आपको ये 4 पिलर नजर आ रहे हैं, अलग अलग कलर में दिखाया गया है, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। चलिए एक बार को इनको पहले समझ लेते हैं और फिर हम की फाइंडिंग्स पर ध्यान देंगे।
तो आप देखिए आपको अब नजर आ रहा है। तो पॉलिसी है, आप देखिए कि टोटल 4 पिलर हैं और 11 सब पिलर हैं। तो जो 4 पिलर हो गए कौन कौन से, अभी मेरे साथ रिपीट करिए। पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब इसमें पॉलिसी को 20% वेटेज मिला हुआ है, बिजनेस इकोसिस्टम को 40%, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को 20% और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को 20%। यानी सबसे अधिक वेटेज किसको है, बिजनेस इकोसिस्टम को 40% और बाकी 20-20-20 हो जाता है 100। अब ये जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत दो सब पिलर है, एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और दोनों का जो शेयर है वो है 10-10%। इसी तरीके से जो बिजनेस इकोसिस्टम है इसमें टोटल 4 सब पिलर्स हैं और वह है बिजनेस इन्वायरमेंट 10%, इंफ्रा 10%, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी 10%, एसेस टू फाइनेंस 10%। तो ये हो गए अब तक 60% का हिसाब। जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है इसमें 3 सब पिलर हैं और 10% अकेले यहाँ पर शेयर है एक्सपोर्ट इंफ्रा का। बाकी आप देखते हैं कि 5-5% है ट्रेड सपोर्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रा का। और सबसे अंत में जो 20% अकेले शेयर होल्ड कर रहा था एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, यहां पर दो सब पिलर हैं, ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन 10% और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन 10%। ओके, तो ये आप समझ गए। अब जरा हम की फाइंडिंग्स पर चलते हैं, जरा आइडिया लगाएं कि यहां पर हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो ऑफ द होल जो इंडिया का स्कोर रहा, एक एवरेज रहा 39 का ऑन द इंडेक्स। ये फिगर याद कर लीजिए, एक बार को ध्यान में रखिए, याद नहीं भी करिए तो, कि 39 रहा जो मतलब कह लें कि इंडिया का स्कोर। बोथ पॉलिसी एंड बिजनेस इकोसिस्टम आर टू हाईएस्ट स्कोरिंग पिलर्स। अब इंडिया के लिए जो दो हाईएस्ट स्कोरिंग पिलर्स रही तो पॉलिसी और बिजनेस इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पर 6 सब पिलर्स हैं टोटल, देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पर। ओके, और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम ये सबसे कह लें कि लीस्ट पर रहा, सबसे कम रहा, लिस्ट स्कोरिंग पिलर रहा। जो स्टेट्स हैं यहाँ पर क्लासिफाई किए गए हैं जियोग्राफिकली, कोस्टल और लैंडलॉक्ड में, हिमालयन और यूनियन टेरिटरीज या सिटी स्टेट्स में, और अधिकतर जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो बेटर परफॉर्मर हैं। अभी जब शुरू में भी हम बात कर रहे थे, इंडिया में सबसे ज्यादा जो 70% एक्सपोर्ट आता है वो 5 राज्यों से आता है, और उसमें आप देखते हैं कि जो 4 हैं वो अपने आप कोस्टल स्टेट्स हैं। अब देख लेते हैं जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर तीनों के तीनों कोस्टल हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये आप एक बार को रख लीजिए दिमाग में। जो टॉप 3 लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं इसमें राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। जो टॉप 3 हिमालयन स्टेट्स रहे हैं इसमें उत्तराखंड और त्रिपुरा, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। ओके, और 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज या सिटी स्टेट्स हैं, इसमें दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़, इनका पोजीशनिंग है। तो ये एक बार आप फिगर थोड़ा सा एक बार को रुक के अपने मैप में, अपने दिमाग वाले मैप में इन जगहों को प्लॉट कर लीजिए, तो बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, रिटेंशन लंबे समय तक रहेगा। गुजरात का जिक्र आया था, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, लैंडलॉक में राजस्थान का, तेलंगाना का, हरियाणा का। अगर हिमालयन स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, त्रिपुरा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जिक्र आया था। और यूनियन टेरिटरी या सिटी स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़ का जिक्र आया था। अब ये जो इंडेक्स है ये हाईलाइट करता है कि इंडिया फेस कर रहा है 3 फंडामेंटल चैलेंज इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, और वो क्या क्या है, तो इंट्रा और इंटर रीजनल डिस्पैरिटी। तो ये बात तो तय है कि हमारे देश में एक समान विकास नहीं हुआ है, लोगों तक एक तरीके का डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, और एक राज्य के अंदर भी अलग अलग तरीके की विषमताएं हैं, और ओवरऑल भी जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है उससे जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का डेवलपमेंट तो हो जाता है, लेकिन ये जो बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी है ये पिछड़ जाते हैं। तो ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटी हो गया। इवन एक स्टेट के अंदर भी आप देखें कि एक समान डेवलपमेंट आपको नहीं नजर आता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का एक साइड जो है जो दिल्ली से टच कर रहा है वो कितना आगे है, नोएडा वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काफी पिछड़े हैं। तो इंट्रा स्टेट, इंट्रा रीजनल आपको डिस्पैरिटी नजर आता है। साथ ही जो पुअर ट्रेड सपोर्ट और ग्रोथ ओरिएंटेशन है राज्यों के बीच में, ये भी एक बात नोटिस की गई। और यहाँ पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं, इनफैक्ट खर्च किया ही नहीं जा रहा है जिससे प्रमोट किया जा सके कॉम्प्लेक्स और यूनिक एक्सपोर्ट्स को। ये भी एक बहुत बड़ी खामी है। लेकिन चलिए इंडेक्स आया तो इसे खामियां तो मालूम हुई, अब आगे चल के हम इस पे काम तो कर पाएंगे, ये इसमें पॉजिटिविटी है।
अब यहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताया गया है वेटेज स्ट्रक्चर्स ऑफ पिलर एंड सब पिलर्स। यहाँ पर जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे कि जो इंडेक्स है इनको कंपेयर किया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बिजनेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स और इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स। तो यहाँ पर अलग अलग ये फैक्टर्स हैं, या कह लें इंडेक्स हैं, और इनको आपको पता हो जाना चाहिए, एक बार में याद कर लेना चाहिए कि कौन सी इंडेक्स है किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, जैसे कि ये एलपीआई जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसी तरीके से जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही है, जो ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है ओईसीडी, और इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर अगले कॉलम में चलते हैं कि ये क्या मेजर करते हैं। तो जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, नाम से ही पता चलता है कि कितना लॉजिस्टिक फ्रेंडलीनेस है देशों के बीच में, ये नापने का काम करता है। जो ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस है, कितना टाइम और खर्च लगता है लॉजिस्टिकल प्रोसेस में किसी देश में, ये बात पता लगाता है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स जो है, तो यहां से पता चलता है असेसमेंट ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन पॉलिसीज, एरियाज ऑफ एक्शन, इंपैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स, ये सब। और इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स, नाम से पता ही चल रहा है कि फैक्टर्स, पॉलिसीज, सर्विसेज जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स एंड टू डेस्टिनेशंस। अब यहाँ इंडिया की रैंकिंग जान लेना बहुत जरूरी है। तो एलपीआई में इंडिया की रैंकिंग है 44 160 देशों में, 2018 की बात है। जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स डूइंग बिजनेस है, यहां पर इंडिया की रैंकिंग 68 है 190 देशों में, 2019 का ही आंकड़ा है। इसी तरीके से जो ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है, यहां पर आपको स्कोर दिया जाता है और इंडिया को स्कोर मिलता है 1.52/2, दो में 1.52 करीब डेढ़ मिलता है, 2018 का डेटा है। और जो इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स है, इसमें 136 देशों में इंडिया का रैंक है 102, 2016 के आंकड़े के हिसाब से। अब यहाँ पर बात आ ही जाती है कि इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग इन देश कौन से रहे हैं। तो एलपीआई में टॉप 5 जो कंट्रीज हैं, इसमें आपको यूरोप से नजर आता है जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, और एशिया से एक देश जापान। जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, इन सभी को रैंक 1 दिया गया है। ये भी कमाल का बात है। और एक बार को आप अपना वर्ल्ड एटलस खोलिए, यूरोप का एटलस खोलिए, इन जगहों को देखिए कौन किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। जो ट्रेड फैसिलिटेशन इंडेक्स है, यहाँ सबसे अधिक स्कोर मिलता है नीदरलैंड को 1.862 में। और जब हम बात करते हैं इनेबलिंग ट्रेड इंडेक्स की, तो यहाँ पे जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, इसमें एशिया से आपको सिंगापुर नजर आता है, फिर नीदरलैंड है यूरोप से, फिर एशिया में आप वापिस आ जाइए तो हांगकांग हो गया। यहाँ पर बात करेंगे यूरोप से लक्जमबर्ग की, और यूरोप से ही स्वीडन की। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग जो इंडेक्स हैं ट्रेड से रिलेटेड, उन पर हमने एक डिस्कशन किया, और इससे आपका एक जो आइडिया है वो बेहतर लग गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आप खुद को रेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये एक्सटर्नल सेक्टर हम देख रहे थे, यहाँ पर टॉपिक 4.1 और 4.2 हम देख चुके हैं। और जब हम आगे मिलेंगे तो यहाँ पर WTO रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट रेजिम है, और क्या कुछ की कंसेप्ट और एंटिटीज न्यूज में रहे हैं। तो एक और वीडियो और हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम तैयार होंगे अपने टॉपिक नंबर 5 यानी लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो सेशन है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। एंड अगर ऐसी बात है तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने पीयर कम्युनिटी में। अगर बेहतर लगता है आपको ये मेरा प्रयास, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं, या कमी लगती है तो वो भी बता सकते हैं कहाँ मुझे और बेहतर ढंग से चीजों को डील करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।